हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज के इस लेक्चर में अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो अपने कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाने वाले हैं ना। तो ये पूरा का पूरा मामला थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट के अंदर और ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आए, है ना। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए यहाँ पर मैं कुछ एक क्वेश्चंस और ऐड करके लेके आया हूँ आपके लिए, है ना। सेकंड प्रैक्टिस सेशन का सेट है, पहला वाला आप लगा लेना आराम से। उसके बाद आप यहाँ पर सेकंड देखना, हमारे पास वही सेम तरीके से प्रोसीजर चलने वाला है कि मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा, 2 से 5 सेकंड का मैं आपको टाइम दूंगा, 5 to 10 सेकंड, इसलिए कि आप एक बार देखो सवाल मेरे साथ साथ पढ़ लेना। 5 सेकंड आपको इसलिए देंगे क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी क्या होता है कि जब भी हम यहाँ पर कोई भी OMR सीट्स या तो फिल कर रहे होते हैं या फिर कोई भी एग्जाम्स दे रहे होते हैं, तो हमें टाइम मैनेजमेंट भी साथ के साथ सीखना होता है ना। और ये टाइम का जो मैनेजमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं बात करूँ तो SSC जैसे एग्जाम्स होते हैं, SSC JEE वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें 200 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, है ना। उसको करने के लिए आपको टाइम होता है 120 मिनट्स। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आपको आगे बढ़ जाना है ना। तो टाइम खराब नहीं करना है आपको। एक बार को पहला एक बार पूरा का पूरा पेपर आप एक बार अटेम्प्ट कर लिया करें। जनरली क्या किया करें, देखो जनरली क्या किया करें कि सर सबसे पहले एक बार पूरा पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, सारी की सारी क्वेश्चन कर ली, जो आते थे वो कर लिया, है ना। फिर सेकंड चांस में जो आपने मार्क किया हुआ है रिव्यू के लिए, या फिर जो आपको लगता है कि नहीं सर ये अगर थोड़ा सा मैं ध्यान लगाऊं तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, तो सेकंड नंबर पे आप उन पे जाते हो, है ना। तो ये जरूरी होता है, इसीलिए हम यहाँ पर करने वाले हैं इसको, साथ के साथ ही सीखेंगे। जल्दी से जल्दी आपको आंसर देना है, पेन पेपर लेके बैठिएगा। लास्ट टाइम वाला ही प्रोसेस आपका सेम रहने वाला है, पेन पेपर साथ लेके बैठना, करके देखना। अगर यदि नहीं लेके आए तो पॉज कर दो वीडियो को, पहले लेके आए उसके बाद देखो। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन, द टाइम बाय विच अ पर्टिकुलर एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग एक्टिविटीज नोन एज। देखो सर ठीक है, न तो ये प्रीसीडिंग एक्टिविटी को मेरा अफेक्ट कर रही है, नहीं आगे वाली एक्टिविटी को मेरा अफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो मैंने सारे फ्लोट्स के नाम बताए थे आपको, है ना। टोटल फ्लोट भी बताया था, फ्री फ्लोट भी बताया था, इंटरफेयरिंग भी बताया था, इंडिपेंडेंट भी बताया था, ठीक है। इन चारों में से ऐसे किसके बारे में बोला था मैंने कि सर ना तो पीछे वाले को अफेक्ट करे ना आगे वाले को अफेक्ट करे, ठीक है। तो दोनों को अफेक्ट ना करे, इसका मतलब है क्या हो गया सर, ना तो पीछे वाली को अफेक्ट करे ना आगे वाली को अफेक्ट करे। इट मींस सर ये इंडिपेंडेंट टाइप का हो गया, है ना। तो इस तरह का फ्लूट आपका कौन सा कहलाएगा, इंडिपेंडेंट फ्लूट। तो देखो एनालाइज करते रहे आप साथ के साथ ही कि किस तरह से आपका मामला चल रहा है, कितने डेप्थ में हो आप, है ना, पता चल जाएगा आपको। तो इंडिपेंडेंट फ्लूट विल बी माय राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है आपसे पूछा हुआ स्टैंडर्ड डिवीजन, है ना। तो स्टैंडर्ड डिवीजन का मैंने फॉर्मूला आप लोगों को लिखाया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको फॉर्मूला याद रख लेना है ना। स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकालते हैं हम यहाँ पर, तो देखो इसका फॉर्मूला हमने लिखा ही था, यही लिखा था ना, TI माइनस TM का स्क्वायर डिवाइड बाय N। तो देखो TI दे रखा है ना, टाइम ड्यूरेशन ऑफ वेरियस जॉब्स, एंड TM दे रखा मीन, और N दे रखा है नंबर ऑफ विजिट। तो ये हमने यहाँ पर देखा था TI माइनस TM बाय N का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने देखा यहाँ पर, सब कर लिया हमने। क्या किया, ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर, स्टैंडर्ड डिवीजन हमने यहाँ पर निकाला, बहुत इजीली निकाल लिया ना, बस ठीक है। इस तरह से स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा से डिनोट कर दिया स्टैंडर्ड डिवीजन। अच्छा सर, स्टैंडर्ड डिवीजन का एक और फॉर्मूला था मेरा, क्या आपको याद है वो फॉर्मूला क्या था। देखो अगर मैं स्टैंडर्ड डिवीजन पूछता हूँ तो मतलब सिग्मा की वैल्यू पूछी है, वो हो जाएगी मेरी TP माइनस T नोट बाई 6। मैंने प्रोबेबिलिटी का जो कर्व था वो कर्व के साथ साथ बताया था। अगर आपसे वेरिएंस पूछे तो सिग्मा का स्क्वायर कर देना आप, है ना। ये स्टैंडर्ड डिवीजन होता है, और ये तो आपका स्टैंडर्ड डिवीजन हो गया, और ये वाला आपका वेरिएंस हो गया, ठीक है। ओके, बढ़े आगे। देखो कि सर जो एक्टिविटीज जो कि परफॉर्म की जा सकती है साइमल्टेनियसली और इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर का मतलब है कि सर ठीक है, दो पैरेलल एक्टिविटीज आपकी साथ साथ चल रही है। आपने डिसाइड किया कि सर आपको यहां पर प्रिपरेशन करनी है स्टेट ए की प्रिपरेशन में आपने क्या कह दिया कि सर ठीक है, इस साइड तो मैंने काम कर लिया है और इस साइड यहां पर भी मैंने काम कर लिया, ठीक है। तो सर मैं एक तरफ तो सुबह सोम पढ़े जा रहा हूं और शाम को मेरा मन किया मैंने CPM और PERT को यहां पर पढ़ लिया, ठीक है सर। ओके, तो ये दोनों काम मेरे एक ही साथ हो रहे हैं भाई। सुबह मैं सोम पढ़ रहा हूं, शाम को PERT पढ़ रहा हूं, और मैं ये सोम और PERT को एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन यानी कह दिया कि सर 4 दिन में खत्म कर लूंगा। ये दोनों काम आपके 4 दिन में खत्म हो गए क्या, बिल्कुल सर। तो दोनों काम हुए, साथ साथ चल रहे हैं, 4 ही दिन में आपने सोम भी कंप्लीट कर लिया, 4 ही दिन में आपने CPM और PERT भी कंप्लीट कर ली, तो ठीक है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, दो एक्टिविटीज सोम और CPM PERT, बहुत सारे एक्टिविटीज, तो इनको हम यहाँ पर बोलते हैं, पुकारते हैं किस एक्टिविटी के नाम से, पैरेलल एक्टिविटी के नाम से। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। ऐसा कोई भी आप यहाँ पर नहीं देखेंगे, आपको पता चलेगा कि जब आप सच में अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें ना, क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं लगभग।
कुछ एक बातें हैं जो जनरल या कॉमन सेंस से आती है, वो कॉमन सेंस आपको लगाना है, उसी के बाद आपको आंसर दे देना है। देखो वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो कॉमन सेंस के थ्रू जो कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, वो क्वेश्चन आपसे वैसे के वैसे हैं, वो हर जगह ऐसे पूछे जाते हैं, है ना। कुछ अलग से उठा के ले आएंगे, है ना, लेकिन पढ़ना उतना ही है। उसमें सारी क्वेश्चन लगेंगे जो हमने पढ़ा है वो बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल का, इससे हमने थोड़ा सा ऊपर ही पढ़ा है, थोड़ा नीचे नहीं पढ़ा है, हल्का सा ऊपर ही पढ़ा है, क्योंकि जिस हिसाब से पैटर्न आपका इंक्रीज करते जा रहा है ना इन सबका। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू फीचर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। सर आजकल की जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर आप बताओ। अच्छा देखो, तो देखो पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं होता मॉडर्न सिविलाइजेशन के मॉडर्नाइज होने का, ठीक है। पाकिस्तान में इतनी बड़ी जनसंख्या है, इजराइल में बहुत कम है रादर देन, तो पॉपुलेशन का कोई फर्क पड़ा नहीं हमारे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इसका बिल्कुल फर्क पड़ता है। ये मॉडर्न सिविलाइजेशन मॉडर्न तरीके से आपकी कैसे हो जाएगी, अगर आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हो जाए, ठीक है। अर्बन का मतलब है कि सर आपके पास जितने भी रूरल एरियाज थे या जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का आपका शहरी क्षेत्रों में बदल जाना, हिंदी में अगर बात करूं तो रूरल एरियाज का अर्बनाइज हो जाना, ये आपका हो गया अर्बनाइजेशन। और इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज का सेटअप हो जाना। तो ये ही आपके बेसिक दो फीचर होते हैं जो कि आपको क्या करता है, मॉडर्न सिविलाइजेशन के ऊपर लेके जाते हैं। अदरवाइज रहते तो पुराने लोग भी थे ना। तो दो ही चीजें, पॉपुलेशन का कोई रोल नहीं है, ग्लोबलाइजेशन का कोई रोल नहीं, ठीक है। बढ़े आगे, इफ द पोस्ट अब द ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और द पैसिमिस्टिक, तीनों टाइम दे रखे हैं आपको। तो वेरिएंस आपसे पूछा, अच्छा सर तीन दे रखे, वेरिएंस आपसे पूछा, तो जरा मेरे को एक बात बताओ, वेरिएंस आपका होता क्या, वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग, राइट, ओके। तो देखो यहां पर देखो, अभी हमने सिग्मा को कैसे देखा था सर, टीपी माइनस टी नोट बाई 6 का होल स्क्वायर करके। भाई स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे देखा था, सिग्मा बराबर टीपी माइनस टी नोट बाई 6, यही देखा था। अभी देखो थोड़ी देर पहले देखा था हमने, है ना, भूलना नहीं है, ऐसी चीजों को भूलना नहीं है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे फॉर्मूले है ना। स्टैंडर्ड डिवीजन, वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, ये सिग्मा की वैल्यू, इसका स्क्वायर कर दिया, चलो ठीक है। टीपी की वैल्यू क्या है, टीपी मतलब पैसिमिस्टिक टाइम, पैसिमिस्टिक टाइम आपको दे रखा है कितना, 10, है ना। टी नोट आपको दे रखा है कितना, टी नोट आपको दे रखा है 7/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपको यहां पर डायरेक्ट आंसर आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, दैट विल बी माई, देखो 3/6 है ना, 0.5 का स्क्वायर 0.25, ओके। 0.5 लगा के देखो, वो आप क्या करोगे, बहुत से लोग तो यहाँ पर 0.5 आपका आया, उसी को लगा के आंसर आ जाते हैं, क्योंकि उनको वेरिएंस और यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन में थोड़ी दिक्कत आ जाती है ना। तो वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं निकालना है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर देखेंगे हम, यहाँ नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, है ना, कर लें बात, चलो कर लेते हैं। सर क्या है सर, आपने ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या, अच्छा सर अगर मैं जनरली कह दूं आपसे, कोई भी प्रोजेक्ट आपको करना है, मान लो लेट अस सपोज कि सर यू आर ट्राइंग टू प्लान फॉर एसएससी जेईई, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या हुआ होगा आपके साथ, सबसे पहले सर आइडिया आया एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर लेते हैं, किसी ने बोला एसएससी जेईई कर ले भाई, ठीक है कर लिया, कॉन्सेप्ट आया। कॉन्सेप्ट के बाद आप क्या देखते हो कि सर फिर आप जाके देखोगे, अच्छा सर वैकेंसी कितनी आती है, वैकेंसी के बाद देखोगे ग्रेड पे कितना है, पैसा है कि नहीं, अरे मैं खुद कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, खुद की कैपेबिलिटी में भी थोड़ा सवाल आएगा, है ना। सबसे पहले चीज कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट के बाद आपने देखते हो कि सर क्या आपके लिए फीजेबल है कि नहीं है ना, तो फीजेबल स्टडी आपसे हो पाएगी नहीं हो पाएगी, है ना। तीसरे नंबर पे आप यहाँ पर क्या देखते हो कि सर ठीक है मेरे पास, मैं शेड्यूल करके देख लेता हूँ क्या मेरे से बैठ पाता है नहीं बैठ पाता है। फिर शेड्यूल करने के बाद आप देखते हैं कि सर क्या आपके पास शेड्यूल बना लिया आपने प्रॉपर तरीके से, है ना, कि भाई इस दिन सोम पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा। फिर उसके बाद बुक्स वगैरह लेके आए, है ना, थोड़े बहुत रिसोर्सेज आपने एनालाइज कर लिए। फिर लास्ट में क्या किया, जब आपने प्लानिंग कर दी तो आपने सोचा कि सर 6 महीने में कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, तो 6 महीने तक आपने देखा, एक एक चीज देखी कि क्या सर 6 महीने में मेरा कोर्स कंप्लीट हो पा रहा है। फिर क्या मैं सर 1 महीने बाद, फिर आप 1 महीने बाद देखोगे, हाँ चलो ठीक है सर 1 महीने के हिसाब से मैं 2 दिन पीछे हूँ या 2 दिन आगे हूँ, है ना, इस तरह से ये मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग। तो देखो यहाँ पर आपको कहाँ दिख रहा है, तो देखो सबसे पहले कंसेप्शन रहेगा, है ना, उसके बाद फीजिबल स्टडी, फिर शेड्यूल करोगे आप, फिर टाइम रिसोर्स एनालिसिस करोगे, मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग। तो बी ऑप्शन विल बी माय करेक्ट आंसर, ठीक है। शेड्यूल देखो, इसमें शेड्यूल बाद में कर रखा है, कोई बाद में शेड्यूल होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो इसमें भी बाद में शेड्यूल होगा क्या, नहीं होगा, बाद में शेड्यूल हो नहीं सकता, शेड्यूल तो पहले बनाते हैं, टाइम टेबल तो हम पहले बनाते हैं, पढ़ते नहीं हो बात अलग है, ठीक है। शेड्यूल लेकिन हमारा पहले बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से टाइम दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा प्रोजेक्ट क्या होता है आपका, सर प्रोजेक्ट बस जो भी करा लो प्रोजेक्ट है सारा का सारा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो भी करा लो वो प्रोजेक्ट नहीं होता। प्रोजेक्ट क्या होता है कि सर आपने कोई गोल यहाँ पर सेट कर रखा है ना,
तो उस गोल को अचीव करने के लिए जो आप काम करते हो या जो भी टीम वर्क आपके पास परफॉर्म होने वाला है, जो भी आप प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज वे में आप जो भी काम कर रहे हो, दैट विल बी नोन एज योर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइज टीम वर्क जिससे आप किसी सेट को या किसी टास्क को आप विद इन अ टाइम लिमिट आप यहाँ पर अचीव करते हो, दैट विल बी नोन एज योर प्रोजेक्ट। ओके, तो ठीक है, प्रोजेक्ट के बारे में मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को अंदाजा भी होगी, वैसे आप नहीं भी बताता ना तब भी आप लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, मैं प्रोजेक्ट के बारे में क्या होता है, व्हाट इज द प्रोजेक्ट यार, प्रोजेक्ट इज समथिंग। नेक्स्ट देखो, व्हेन टाइम टू कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट इज रिड्यूस इट यूजुअली रिजल्ट्स इन। अच्छा देखो, अब देखो सीधी सी बात है, इसने यहां पर बोला हुआ है आपसे किसके बारे में, यहां पर पढ़ेंगे ऑप्शन में इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में, इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में, टैक्सेस के बारे में और रिसोर्स डिप्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है, तो देखो रिसोर्स डिप्लॉयमेंट के बारे में फिलहाल बात नहीं करेंगे, टैक्सेस के बारे में हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछा है इन दोनों के बारे में, ये मान के चल लो आप। ठीक है, मैं आपका आसान कर देता हूँ काम ताकि आप लोग आंसर सही से दे पाए। ठीक है, ठीक है, देखो अगर सर आपने कम टाइम में काम किया है, आपको फिर भी बिल्डिंग बनाने के लिए टैक्स तो उतना ही देना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स के अंदर कोई डिक्रीमेंट नहीं आने वाला है, नहीं कोई रिसोर्स आप हटाओगे वहां पर, रिसोर्स डिप्लॉयमेंट थोड़ी होगा यार। अगर ठीक है आप काम 10 दिन का काम अगर आप 2 दिन में कर रहे हो तो कह रहा है कि सर रिसोर्स हटा दो, रिसोर्स हटेंगे क्या, नहीं हटेंगे। टैक्स कम होगा क्या, टैक्स तो उतना ही देना ना यार, बिल्डिंग का टैक्स तो उतना ही लगेगा ना, टैक्स में थोड़ी ना कमी आएगी, नहीं आएगी सर। ठीक है, टाइम आप अब 10 दिन में करो या 20 दिन में करो, आपकी जिम्मेदारी। अब बात आ जाती है पूरी की पूरी किस पे, इनडायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है आपकी जो कि आपको डायरेक्टली नहीं दिखती है। यानी कि सर अगर यदि यहाँ पर जैसे कि सर मैंने यहाँ पर कोई सुपरवाइजर को रखा हुआ है, चलो सुपरवाइजर नहीं, आपको सबसे सिंपल सबसे इजी एग्जांपल बताता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड का। आपने यहाँ पर आपकी चोरी वोरी नहीं हो जाए इसलिए आपने सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है। ठीक है सर, रखा हुआ है सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है सर, अगर सर यहाँ पर मैं कह दूं कि सर मेरा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट मेरा 3 महीने चलेगा, पहले केस में, दूसरे केस में मैं कह दूं आपसे आपका प्रोजेक्ट 1 महीने चलेगा, सिक्योरिटी गार्ड को 3 महीने की पेमेंट देनी पड़ेगी, यहां पर 1 महीने की पेमेंट देनी पड़ेगी। दिस इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर अगर सर यदि यहां पर मैं कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट डेट को घटा दूं तो सर यहां पर इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, 3 महीने की जगह 1 ही महीने की सैलरी, इनडायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन सर डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर क्या होता है कि सर मटेरियल लेबर डायरेक्ट अलग होता है, डायरेक्ट अलग। अगर सर यहां पर डायरेक्ट लिखा होता ना तो सर यहां पर इंक्रीज इन डायरेक्ट कॉस्ट आता आंसर, इंक्रीज इन डायरेक्ट कॉस्ट आपका यहां पर आता। डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में दे रहा हो तो डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज है, क्यों, 3 महीने का काम 1 महीने में करो, लेबर ज्यादा चाहिए, टूल ज्यादा चाहिए, रेंट ज्यादा देना पड़ेगा, चीजें ज्यादा लगेगी, तो ये सब बातें ज्यादा रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। स्लैक टाइम क्या होता है, स्लैक टाइम हमारे पास यहाँ पर मैं कह देता हूँ सर जो मौज मस्ती का मेरे पास टाइम मिलता है ना, एक से लेकर दूसरे इवेंट, मैंने कह दिया सर ठीक है मेरे को यहाँ पर पहला फ्लोर बन रहा है, यहाँ पर सेकंड फ्लोर बन रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर के बीच में मेरे को यहाँ पर जो टाइम मिलता है ना इस पूरी एक्टिविटी में, इस इवेंट को मान लो सर इस इवेंट को मैं सेकंड डे से लेके और 4th डे तक डिले कर सकता हूँ, 2 दिन का ये मौज मस्ती का जो टाइम मिला ना यहाँ पर। सर ये प्रोजेक्ट मैं चाहूँ तो 2 दिन में कंप्लीट कर लूँ, चाहे मैं 4 में कंप्लीट करूँ, है ना। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट से जल्दी से जल्दी ये वाली कम स्टार्ट कर सकता हूँ, लेट से लेट कब स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मौज मस्ती का टाइम मिलता है ना आपको, दैट इज नोन एज स्लैक। और स्लैक टाइम को आप यहाँ पर किसके ऊपर लिखते हैं, इवेंट के ऊपर लिखते हैं, किसके ऊपर लिखते हैं, इवेंट के ऊपर लिखते हैं। नेक्स्ट देखें, अगर सर एक एक्टिविटी है वो आपकी क्रिटिकल पाथ पे लाई कर रही है तो सर जो टोटल फ्लोट है वो कितना होने वाला है। देखो अगर आपका जो टोटल फ्लोट है वो टोटल फ्लोट अगर आपका 0 हो, टोटल फ्लोट लेस देन 0 हो, टोटल फ्लोट आपका ग्रेटर देन 0 हो, तो दिस एक्टिविटी इज नॉन एज अवर क्रिटिकल एक्टिविटी, है ना। दिस एक्टिविटी लेस देन 0 वाली इज नॉन एज अवर सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी, है ना, और दिस इज नॉन एज अवर सब क्रिटिकल एक्टिविटी। ये आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है सर, एफटी का मतलब है सर आपके पास मौज मस्ती का, ये भी मौज मस्ती का टाइम है, ये एक्टिविटी का मौज मस्ती का टाइम है, स्लेक जो है आपका इवेंट के मौज मस्ती का टाइम है ना। ये आपके एक्टिविटी का मौज मस्ती। तो एक्टिविटी का अगर यदि सर ये माइनस में चला गया, यानी कि आपकी छुट्टियां अगर मैं माइनस में कह दूं तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं कह दूं सर आपकी अटेंडेंस माइनस में चल रही है, इसका मतलब आपकी अटेंडेंस कम है, जितनी चलनी चाहिए, जितनी मेरे को चाहिए एवरेजली उससे भी कम चल रही है ना। तो दिस इज नॉन एज और व्हाट सुपर क्रिटिकल मामला चल गया। ठीक है, यहाँ पर अटेंशन की आपको रिक्वायरमेंट रहती है, आप एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगा के इसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, लेकिन सर क्रिटिकल एक्टिविटी मतलब ठीक है सर
अगर सर इसी स्पीड से आते रहे, इतने दिन लगे, तो सर 75% अटेंडेंस का कोटा आपका पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर मान ली बात। आगे देखो, द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल टाइम। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट कॉस्ट का कर्व बना रहा हूं मैं यहाँ पर, डायरेक्ट कॉस्ट वर्सेस टाइम का कर्व, है ना। ठीक है, ये कर्व कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि अगर सर यदि यहाँ पर मैं कह दूं आपसे कि सर अगर यदि आपने मान लो सर आपको कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना था, मैंने रिसेंट में भी एग्जांपल दिया था, प्रीवियस वाले के अंदर भी। तो सर प्रीवियस वाले के अंदर हमने क्या बोला, सर अगर आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है, आपने कह दिया सर कम से कम टाइम में चाहिए, तो कम से कम जो टाइम लगेगा ना आपका, कम से कम टाइम, मिनिमम से मिनिमम टाइम आपको, सर मेरे को जल्दी जल्दी चाहिए, मैं आपको 2 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना पैसा देने को तैयार हूं, तब भी सर कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने में। ऐसा तो है नहीं हवा बन जाएगा, बस आपने बोला जादू की छड़ी घुमाई बन गया, नहीं, एक कुछ नहीं, कितना ही पैसा लगा लो आप, लेकिन इतना सा टाइम जो लगेगा, इस टाइम को आप बोलते हैं क्रेश ड्यूरेशन या क्रेश टाइम। और एक आप चाह रहे हो कि नहीं सर टाइम थोड़ा सा बहुत है मेरे पास, लेकिन सर मैं पैसा नहीं देना चाह रहा, तो कम से कम कॉस्ट, लेकिन फिर भी सर कम से कम कॉस्ट तो लगेगी, आप चाहे टाइम को कितना ही लंबा खींच लो, है ना। तो ये जो लंबा टाइम जो आपने खींचा है, इसको बोलते हैं नॉर्मल टाइम। ठीक है, नॉर्मल टाइम मतलब कि सर डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो आपको मिनिमम मिलने वाली है किसके ऊपर, ये डायरेक्ट कॉस्ट है, ये डायरेक्ट कॉस्ट है ये आपकी, यानी कि कॉस्ट को आपने यहाँ पर कम कर लिया। दिस इज नोन एज योर क्रैश कॉस्ट, दिस इज नोन एज योर नॉर्मल कॉस्ट। ओके सर, ओके, बढ़िया। आगे सर आपने बता ही दिया था ऑलरेडी। सर गेंट चार्ट आपका किस किस के बीच है, तो टाइम वर्सेस एक्टिविटी का ग्राफ होता है, जिसके ऊपर आप यहाँ पर ट्रेडिशनल या पुराना मेथड है आपका, जो कि आपका यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आपको क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि सर आपका कितना काम हो रखा है, कितना अभी चल रहा है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाता, बाकी सारी की सारी इसके डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो ये दिस इज योर ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। अच्छा सर, जो एनुअल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अच्छा देखो साल भर का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, आप लोगों को अंदाजा लगा लेना, आप पता चल जाएगा आपको, जिसके अंदर रिसिप्ट होती है एक्सपेंडिचर की, उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर देखो बैलेंस शीट बोलते हैं इसको, है ना, बैलेंस शीट। देखो ये छोटे मोटे टर्म्स हैं, छोटे मोटे टर्म्स में इसी के साथ क्लियर कराते चल रहा हूँ, है ना। मैक्सिमम आप देखो देखने जाओगे, जब आप क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 95% तक के सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, और एक दो क्वेश्चन जो बच रहे हैं ना, उनको मैं यहाँ इनके टर्म में लेके आपके सामने आ रहा हूँ, ताकि कोर्स बिल्कुल अच्छे से पूरा कंप्लीट हो जाए आपका, है ना। सर रिसोर्स स्मूथिंग और रिसोर्स लेवलिंग मैंने दोनों बताइए आपको, ठीक है, दोनों बताइए मैंने आपको। मैंने क्या बोला था, जब रिसोर्स स्मूथिंग बोला था, तो आपको प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को सेम रखना है। आपको क्या करना है कि सर मान लो सर यहां पर सर मेरे को अभी 2 ही मशीनों की आवश्यकता है, तो मैं 2 मशीनों को, बाकी जो मेरे पास मान लो लेट अस सपोज मेरे पास 5 मशीनें हैं, आज मेरे को 2 की रिक्वायरमेंट है, तो आज मैं 2 ही रखूं, बाकी की 3 मैं कहीं और दूसरे काम में लगा दूं, है ना। तो इस तरह के काम जो करते हैं ना हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करते हैं रिसोर्सेज का, कि नहीं यार चलो कम से कम काम चलना पड़े, बिल्कुल मैनेज करके चलें, जिससे मेरे पास टूल भी कम लगे, सब कुछ कम लगे। दीज आर नोन एज रिसोर्स स्मूथिंग, है ना। इसमें क्या करते हैं हम कि सर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को हम यहाँ पर अफेक्ट नहीं करते हैं, जबकि रिसोर्स लेवलिंग में आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है ना, मेन फर्क रिसोर्स स्मूथिंग में आप यहां पर मान के चलते हो आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिसोर्सेज है, जबकि रिसोर्स लेवलिंग में आपको क्या मानना है कि आपके पास रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, आपके पास 2 ही मशीनें हैं, आप कहीं से अरेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करंट में 4 मशीनें चाहिए, लेकिन आप किसी भी तरह से 2 मशीनों से ऊपर ला ही नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, उसी 2 मशीनों से काम करेंगे ना, काम करते हुए, लेकिन सर प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है वो क्या बढ़ जाता है, बढ़ जाता है आगे किसके अंदर, लेवलिंग के अंदर बढ़ जाता है। देखो नेक्स्ट देखें आप, Which of the following is a dummy act? डमी एक्ट का मतलब है सर जो आपको ना तो रिसोर्स ले, ना पैसा ले, ना टाइम ले, कुछ नहीं ले आपको। ठीक है, देखो अगर सर मैं यहां पर नीचे से देखो सर, अगर मैं क्यूरिंग करूं फाउंडेशन कंक्रीट की, क्यूरिंग करने में टाइम लगेगा, लगेगा, पैसा लगेगा, अरे लगेगा, बिल्कुल क्यों नहीं लगेगा, लेबर तो लगेगा ना पैसे। लेइंग द फाउंडेशन कंक्रीट, फाउंडेशन के अंदर कंक्रीट डाल रहा हूं, टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा। अगर सर मैं आप फाउंडेशन को खोद रहा हूं, अरे खोदोगे तो पैसा लगेगा ही सही, खुदाई का पैसा नहीं लगेगा क्या, लगेगा, टाइम भी लगेगा बिल्कुल। अगर सर मैं यहाँ पे कंक्रीट के आने का इंतजार कर रहा हूँ, कंक्रीट के आने का इंतजार में क्या लगा यार आपको, इंतजार में क्या रिसोर्सेज लगे क्या, नहीं लगे। ठीक है, ये अवेटिंग वाला जो टाइम था, इस अवेटिंग वाले टाइम में आप दूसरा काम भी तो कर सकते हो, प्रोजेक्ट का कर सकते हो ना, तो ना तो टाइम लेगी ये वाली, कुछ नहीं लेगी, अवेटिंग कर रहे हैं हम यहाँ किसका, अराइवल होने का, कंक्रीट के आने का। ठीक है, तो ये दीज आर द डमी एक्टिविटीज। ओके, Which of the following are the methods of scheduling? शेड्यूलिंग के मेथड बताओ। जब मेथड्स देख रहे थे हम शेड्यूलिंग के, तो शेड्यूलिंग के अंदर हमने ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था। लिंक्ड बार चार्ट इन्होंने लिख नहीं रखा, लिंक्ड बार चार्ट भी लिख दो आप,
लिंक्ड बाहर चार्ट भी लिख दो, और जो बच गया वो सारे के सारे भी, और भी काफी सारे पढ़े हैं सर, ये तो कम बताया आपने, है ना। द टाइम बाई विच द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द स्टार्ट ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी। अब देखो यहां पर सेम तरीके का क्वेश्चन हमने यहां पर एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है इसरो में भी आया हुआ है, काफी सारे मतलब ये कुल मिला के बोले तो देखो इसरो 2020 में आया था ये वाला क्वेश्चन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगर सर सिर्फ अगर आपसे बोलता पीछे और आगे दोनों को अफेक्ट ना करे तो ये आपका क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट टाइप का फ्लोट हो जाता है। लेकिन सर इसने बोला सिर्फ सक्सेडिंग को ही आपको यहाँ पर, सक्सेडिंग के स्टार्ट को आपको यहाँ पर अफेक्ट नहीं करना, तो दिस काइंड ऑफ फ्लोट विल बी नॉन एज फ्री फ्लोट। आपने चारों की तरह के फ्लोट हमने यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखो द प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो है 0 है। अच्छा सर हमने यहाँ पर इस तरह से कोई प्रोबेबिलिटी फैक्टर देखा था क्या, ये इस तरह से कोई ग्राफ दिखाया था मैंने आप लोगों को? बिल्कुल सर दिखाया तो था, भूल गए, बाकी बात अलग है। अगर सर प्रोबेबिलिटी फैक्टर 0 है तो चांसेस ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन शेड्यूल टाइम आपके पास कितना रहेगा? सर यहाँ पर z बराबर जब मैं यहाँ पर 0 लिखता था ना, तो यहाँ पर मैं कहता था कि सर जो आपका अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड, या फिर मैं कह दूं तो सर जो आपके चांसेस होते थे ना, यहाँ पर चांसेस जो आपके निकल के आते थे, ये निकल के आते थे 50% चांसेस, ठीक है। इधर फिर हम यहाँ पर z बराबर -1 भी पढ़ा है हमने, z बराबर -2 भी पढ़ा है हमने, यहाँ पर z बराबर, है ना, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है ना। तो यहाँ पर कितने बताए थे मैंने, 50% चांसेस बताए थे नहीं बताए थे? बिल्कुल सर बताए तो थे, भूल गए बाकी बात, ठीक है ठीक है, याद करो फिर वापस से आगे नहीं, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है। बढ़े आगे। इंटरफेरिंग फ्लोट आपका क्या होता है? अच्छा सर इंटरफेरिंग फ्लोट क्या कह रहा है सर, डिफरेंस होता है बिटवीन, तो देखो इंटरफेरिंग फ्लोट को हम यहाँ पर बताते कैसे, ऐसे दिखाते हैं, बिल्कुल सर ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो सर अगर सर मैं कह दूं कि सर टोटल फ्लोट में से अगर सर मैं यहां पर फ्री फ्लोट घटा दूं, इसमें से इसको घटा दो, तो ये इससे ये कट गया, बचा क्या, ये बचा, दिस इज नॉन एज इंटरफेरिंग फ्लोट। तो इंटरफेरिंग फ्लोट आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा टोटल माइनस फ्री फ्लोट, ठीक है, टोटल माइनस फ्री फ्लोट, बी ऑप्शन विल बी माय करेक्ट आंसर, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, ये बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही इजीएस्ट वे है, हर एक चीज को आप निकाल सकते हो यहाँ पर, कोई बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आएगी आपको, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी, सर इनमें से कौन सी ऐसी चीज है एक्टिविटी? एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी वो चीज है जो कि आपको टाइम भी लेगी, रिसोर्सेज भी लेगी, और साथ के साथ ही बात करूं तो मटेरियल भी कंज्यूम करेगी, ठीक है। अच्छा सर फाउंडेशन को अगर हमें डग करना है तो ऑब्वियस बात है टाइम भी लेगा, मटेरियल भी लेगा, रिसोर्सेज भी लेगा, ठीक है। ऑफिस एरिया को साफ करना है तो साफ करने में टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा कुछ ना कुछ, और रिसोर्सेज भी लगेंगे। अगर आपको इन्विटेशंस जो भेजने हैं उसमें भी आपके पास लगने वाला है। लेकिन सर ये अगर कहीं पर साइट लोकेटेड है तो साइट लोकेटेड आपकी पैसा लेगी क्या? हरी मेरी जमीन तो जगह पे ही है ना, जमीन थोड़ा पैसा ले रही है। साइट लोकेटेड इज नॉट अ काइंड ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। इन्विटेशन अगर आपने भेजे तो दीज आर द एक्टिविटी। हाँ चलो ठीक है, टेंडर के लिए हमने यहाँ पर भेजा है तो हम यहाँ पर देखते ना कि चलो ठीक है टेंडर के लिए भेजा, इसमें टाइम लगा, इसमें एक्टिविटी लगी, रिसोर्सेज लगे, तो इस तरह से, ठीक है। बड़े आगे टाइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट। देखो आपके ये है ना, एक्चुअली क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो है रिफ्लेक्शन आ जाता है लाइट का, तो इसलिए मुझे दिखता नहीं आसानी से, है ना। तो सर द टाइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ क्रेशिंग इज डन। सर क्रेशिंग क्यों करते हैं हम? व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रेशिंग? क्रेशिंग क्यों कराई थी मैंने यहाँ पर आपसे? तो देखो जितनी भी एक्टिविटीज थी क्रेशिंग हमारे कराने का मेन फोकस क्या था कि मैं यहाँ पर कॉस्ट को डिक्रीज करना चाह रहा था। कौन सी कॉस्ट? टोटल कॉस्ट को हम यहाँ पर डिक्रीज करना चाह रहे थे, है ना। टोटल कॉस्ट हम यहाँ पर कम से कम मिले, हमें यही हम चाह रहे थे। तो इसके लिए हम क्या करते थे कि सर जो सबसे कम जिसका कॉस्ट स्लोप रह जाता, हम सबसे पहले जाके उसी के ऊपर क्या कराते थे, क्रेशिंग कराते थे, ठीक है, जिसका कॉस्ट स्लोप कम होता था। दूसरी बात, वो आपके पास सेम एक्टिविटी आपके पास क्रिटिकल के ऊपर भी होनी चाहिए, यानी क्रिटिकल पाथ के ऊपर होती थी या क्रिटिकल के नियर बाय होती थी, ठीक है। क्रिटिकल ड्यूरेशन के नियर बाय हम यहाँ पर किसी भी एक्टिविटी होती थी उस एक्टिविटी के ऊपर कराते थे। जनरली अगर यदि मैं बात करूँ तो देखो आप, अब आपने मान लो कि सर यहाँ पर 4 दिन 2 दिन और यहाँ पर आपके 5 दिन लगने वाले हैं, ठीक है। ओके, आपको क्या चाहिए कि सर प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को आपको कम करना होता है। क्रेशिंग का मतलब क्या है कि सर क्रेशिंग का मतलब प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को कम करना, क्रेशिंग, ठीक है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को कम करना। आपका काम जो 10 दिन में हो रहा था उसको आपको 2 दिन में कराना है, ठीक है, ठीक है सर। ओके सर यहाँ पर क्या करेंगे, यही इसी को क्रेशिंग बोलते हैं। आप देखो, आप इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूँ, अदर एग्जांपल है। मान लो सर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम कराना है, यहाँ पर 5 दिन लग रहे हैं इस एक्टिविटी में, इसमें लग रहा है इस पूरे पाथ में 6 दिन। तो आप किसको घटाओगे? अगर आप इस पूरे पाथ में से 1 दिन को घटा दो, कैसे भी घटाओ, चाहे 4 में से घटाओ, चाहे 2 में से घटाओ, है ना, चाहे ए एक्टिविटी में से घटाओ, चाहे बी एक्टिविटी में से घटाओ,
अगर इनमें से एक दिन घट गया ना तो आपका पूरा प्रोजेक्ट टाइमिंग आपका कितना हो जाएगा, 5 दिन हो जाएगा, यानी कि दिन घटे नहीं घटे, घट गया। इसी को बोलते हैं यहाँ पर क्रैशिंग। तो क्रैशिंग के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो कि सर आपका पाथ क्या होना चाहिए, क्रिटिकल पाथ होना चाहिए, क्रिटिकल के बिल्कुल आसपास होना चाहिए, क्रिटिकल ही ओरिजिनल क्रिटिकल एक्टिविटीज आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बात कि सर अगर सर इसमें से एक दिन घटाने का हो सकता है पैसा मेरे को कम देना पड़े, और इसमें से एक दिन घटाने का हो सकता है पैसा बहुत ज्यादा देना पड़े मेरे को एक दिन कम करने का, ठीक है। जस्ट लाइक कि मान लो कि सर आपके पास जो लेबर होती है, लेबर अलग अलग टाइप की होती है। मान लो एक्सकेवेशन के लिए लेबर अलग तरह से चार्ज लेगी, एक्सकेवेशन में मेरे को एक दिन घटाना है, 4 दिन का काम में अगर उसको 3 दिन में करने को बोलूंगा तो मे बी शायद वो अलग हिसाब से चार्ज करें मुझे। लेकिन अगर मैं ब्रिक मशीनरी के अंदर से या फिर मैं कहीं और की बात करूं तो हो सकता है थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, किसी भी तरह से आपके पास हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है ना। तो इसमें से एक दिन कम का पड़ता है तो इसमें से ज्यादा का पड़ता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, ठीक है। अगर मान लो 2 दिन घटाने तो इनमें से घटाएंगे, फिर उस हिसाब से हटाएंगे, ठीक है। तो सर जितनी भी ओरिजिनल एक्टिविटीज है, ओरिजिनल क्रिटिकल एक्टिविटीज, उनकी हम जब क्रैशिंग कराते हैं किसी भी स्टेज पे, तो हम ये देखते हैं कि सर कॉस्ट स्लोप को हम एस्केंडिंग लेके चलते हैं। एस्केंडिंग का मतलब कि सर मान लो किसी में बढ़ाने के पहले 100 रुपए लग रहे हैं, किसी में 200 लग रहे हैं, किसी में 300 लग रहे हैं। तो सबसे पहले मैं टाइम घटाने के लिए किसको घटाऊंगा, सबसे पहले मैं 100 वाली में से टाइम घटाऊंगा, जिसमें से मेरे को 100 रुपए ही ज्यादा देने पड़े सिर्फ, है ना। एक दिन घटाने के 100 रुपए ज्यादा देने पड़े, इस वाली को घटाऊंगा। दूसरी बार सर 200 वाली को घटाऊंगा, तीसरी बार में 300 वाली में से टाइम घटाऊंगा, ठीक है। अगर नहीं है चांसेस तो इस तरह से बढ़ते हैं हम, तो असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं हम यहाँ पर कॉस्ट स्लोप में, ठीक है। तो दिस इज द बी विल बी माय करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इकोनॉमिक सेविंग ऑफ टाइम रिजल्ट्स बाय क्रैशिंग, ठीक है। ये कह रहा है कि सर कौन सी एक्टिविटी है अगर मेरे को इकोनॉमिक सेविंग करनी है टाइम की तो मैं क्या करूं। अच्छा चलो यही बात तो मैं बोल के निपटाऊं थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो सर जो सबसे सस्ती होगी, चीपेस्ट होगी, उस सबसे पहले चीपेस्ट को हटाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है। सेम बात अभी हम बोल के निपटे थोड़ी मिनट पहले। द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक टास्क इन सीपीएम। अच्छा सीपीएम किससे रिलेटेड है, सीपीएम देखो जो आपका पर्ट है वो पर्ट आप ऐसे कामों के लिए करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो पहली बार हो रहा है, ठीक है। तो पर्ट के अंदर आपको ये है कि बस मिसाइल बनके तैयार हो जाए, बस इतना ही चाहिए आपको। पहली बार मिसाइल बना, मिसाइल बनके तैयार हो जाए, इतना ही चाहिए। तो जो आपका पर्ट होता है वो इवेंट ओरिएंटेड होता है, यानी कि मिसाइल बनके तैयार हो जाना, ठीक है। जबकि सीपीएम के अंदर क्या होता है, सारा काम आप ऑलरेडी कर चुके होते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि यार ये एक एक चीज अगर मैं जल्दी जल्दी कर दूं तो पूरा प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो इसके अंदर आप किसके ओरिएंटेड रहते हैं, सीपीएम के अंदर, सीपीएम के अंदर आप एक्टिविटी ओरिएंटेड रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपसे सवाल क्या पूछा गया है, ठीक है, कि परफॉर्मेंस जो है स्पेसिफिक टास्क का सीपीएम के अंदर तो एक्टिविटी ओरिएंटेड रहता है, ठीक है। बड़े आगे। अच्छा सर ये सवाल देखो आप, ठीक है, सवाल कभी नहीं किया आपने लेकिन आप फिर भी इसका आंसर लगा दोगे। सीक्वेंस क्या रहता है कंस्ट्रक्शन करने का, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट के बाद आपका क्या होता है, प्लान डेवलपमेंट होता है, फिर आपका एग्जीक्यूशन होता है, फिर आपका कमीशनिंग होती है। तो देखो ये क्या हो गया, RSPSQ, टी विल बी माई करेक्ट आंसर। देखो कितना इजी था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, देखो ये सबसे हमारा सेकंड लास्ट सवाल है ना, सेकंड लास्ट सवाल है हमारा, ठीक है। इसके बाद आपके सीपीएम पर क्वेश्चन आपके लगभग बहुत सारे बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आज की इस लेक्चर का आखिरी, भी क्वेश्चन तो और भी आने वाले हैं, ठीक है, सीपीएम पार्ट के और भी आने वाले हैं। देखो नेक्स्ट कह रहा है कि सर पर्ट का फॉर्मुलेशन जो है इस तरह का है कि जो कंप्लीशन टाइम है, दोनों को पढ़ो आप, बस सिर्फ दो को पढ़ो, है ना, ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना आपको। कि सर अगर पर्ट के फॉर्मुलेशन के अंदर क्या कह रहा है कि सर जो कंप्लीशन टाइम जो है ना एक्टिविटीज का, वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है। अच्छा गामा करती है कि बीटा करती है, पर्ट के अंदर हमने गामा कब पढ़ी है भाई, हम तो बीटा ही पढ़ा है ना, ठीक है सर, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सर यदि यहां पर मैं कह दूं आपसे, स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि सर जो फॉरवर्ड पास मेथड है वो लगता है आपको किसके अंदर, टीई निकालने के लिए। तो टीई निकालने के लिए क्या लगता है, फॉरवर्ड पास लगता है, और टीएल निकालने के लिए आपका क्या लगता है, बैकवर्ड पास लगता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता है, ठीक है, बहुत निकाला है हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड करके, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट आपका गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ बार चार्ट फॉर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि सर देखो ये एक दूसरे के साथ सीरियस ड्रॉबैक के अंदर, जब मैंने वहां पर लिखाया था आपको, तो सीरियस ड्रॉबैक क्या था कि सर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशनशिप नहीं दिखाते, इंटर डिपेंडेंसीज नहीं दिखाते दो एक्टिविटीज के बीच की, ठीक है। तो दीज आर द सीरियस ड्रॉबैक, और ये ड्रॉबैक को आपके क्या करना चाहिए कि सर देखो इस ड्रॉबैक से आपको उभर के बाहर आना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है गाइस। ये आपका हो गया है अभी आज का ये सेशन खत्म। इसके बाद हम आगे और भी मिलेंगे, अभी ऐसे नहीं सवाल कम नहीं है, सवाल और भी ज्यादा पूछूंगा, लेकिन आपको वही है कि इसी तरीके से आपको सब समझ में आते रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को जान के, ठीक है गाइस। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, बाय।